जो मैं हूं अंकित सर एवन साइंस क्लासेस से। देखिए बाबू, आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। ये पार्ट 5 लिखा है लेकिन पार्ट 6 बायोलॉजी का हम लोग करेंगे। 5 तक पिछली वीडियो में 5 पार्ट्स हम क्लास 12 का कर चुके हैं और आज हम लोग क्लास 6 मतलब पार्ट जो 6 है उसको चालू कर रहे हैं। देखिए वो पिछली वीडियो में हम लोग कायिक प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसको 6 कर लीजिए, इसको पार्ट 6 कर लीजिए। ये पार्ट 6 है। देखिए पिछली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए कायिक प्रबंधन बाबू हम लोग चालू किए थे। तो कायिक प्रबंधन क्या है कि पौधे के किसी कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती के प्रयोग से, इस्तेमाल से नए जीवों का विकास, नए जीवों का निर्माण कर लेना ही कायिक प्रबंधन कहलाता है। ये उसके उदाहरण है। एग्जाम्पल अदरक, आलू, हल्दी, ये सभी उसके एग्जाम्पल है। देखिए वो आज के वैसे ही हम लोग कायिक प्रबंधन के टाइप्स ये क्या क्या पढ़ लिए थे। कायिक प्रबंधन के टाइप्स मुख्य रूप से प्राकृतिक, कृत्रिम, ये भी हो चुका था। जड़ के द्वारा कायिक प्रबंधन हो चुका था। तना के द्वारा कायिक प्रबंधन में हम लोग दूसरा यानी भूमिगत तना से कायिक प्रबंधन पढ़ चुके थे। पिछली वीडियो में हम लोग यहां तक भूमिगत तना से कायिक प्रबंधन को पढ़ लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या है, इसके बारे में, इससे कैसे कायिक प्रबंधन होती है, इससे कैसे नए जीवों का निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम लोग एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। तो क्लास में सभी लोग पूरी अच्छे से शांत माहौल में बैठ जाइए और पूरे क्लास को कीजिए। पूरे क्लास को मतलब पूरा वीडियो देखना है और नोट्स, जैसे नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स भी बनाते चलना है। साथ साथ में जैसे ये नोट्स बना है वैसे नोट्स बनाते चलना है। तो देखिए बाबू, अर्धवायवीय तना क्या है। सबसे पहले अर्धवायवीय तना क्या है इसके बारे में जानते हैं कि अर्धवायवीय तना क्या है। देखिए ऐसे तना जो मिट्टी की सतह के ऊपर और नीचे रहकर कायिक जन्म करते हैं। तो पहले अर्धवायवीय तना देखते हो। अर्धवायवीय तना क्या है ये समझ में नहीं है तो चलिए नीचे बनाकर बता देते हैं कि अर्धवायवीय तना क्या है। देखिए मान लीजिए ऐसे अब तना देखे होंगे। देखिए यहां से चालू हुआ, यहां पर ये मिट्टी का सतह है। तो ये तना मिट्टी से भी छूता है और कुछ हवा में भी रहता है। मतलब मिट्टी की सतह से ऊपर और नीचे दोनों रहता है। इसको मान लीजिए कि ये वाला पूरा मिट्टी की सतह है, यदि पूरा मिट्टी है और ये तना है कि ये कुछ पार्ट्स इसके मिट्टी में और कुछ पार्ट्स ऊपर रहते हैं ऐसे और क्षैतिज बढ़ते हैं। कुछ पार्ट्स मिट्टी में और कुछ पार्ट्स ऊपर। तो इसी तना को अर्धवायवीय तना कहा जाता है। अर्धवायवीय तना वह तना है जिसमें वह तना कुछ पार्ट्स मिट्टी में और कुछ पार्ट्स मिट्टी से ऊपर हवा में होता है। तो इस प्रकार के तना को अर्धवायवीय तना कहा जाता है। जैसे परवल का, लौकी का, ये सब जितना तना है ना बाबू, अर्धवायवीय तना का उदाहरण है। देखिए इसमें हम लोग कैसे ये तना कैसे नए जीवों का निर्माण कर लेता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये तना कैसे नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तने के प्रयोग द्वारा नए जीवों का निर्माण कैसे हो जाता है। तो अर्धवायवीय तना का परिभाषा है ऐसा तना जो मिट्टी की सतह, मिट्टी से छुआ हुआ के साथ और मिट्टी के ऊपर और नीचे, ये मिट्टी है तो मान लीजिए ये मिट्टी की सतह हो गई, इसके नीचे और ऊपर
दोनों जगह हो, नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे, मतलब आधा हवा में और आधा मिट्टी में रहकर रहते हैं या होते हैं, उसे अर्धवायवीय तना कहा जाता है। और इनसे कैसे और इनके द्वारा यदि नए जीवों का निर्माण कर लिया जाता है तो इस प्रकार के कायिक जनन को अर्धवायवीय कायिक जनन कहा जाता है। या अर्धवायवीय तने के प्रयोग से नए जीवों का निर्माण कर लिया जाता है तो वैसे जीवों को अर्धवायवीय कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अर्धवायवीय तना क्या है, आपको इसको पूरी तरह याद रखना चाहिए। वैसा तना जो आधा मिट्टी में और आधा मिट्टी के ऊपर हो तो उस प्रकार के तना को अर्धवायवीय तना कहा जाता है। देखिए क्लासेस में पूरा नोट्स ऐसे ही है, इसको ऐसे उतार लिए। ये तना बहुत कमजोर होते हैं, इसे आसानी से पकड़ कर खींचा जाए तो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये जो तना होते हैं बाबू बहुत कमजोर होते हैं, जो जमीन पर ऐसे ऐसे होते हैं, रेंग कर जो तना होता है वही तना अर्धवायवीय होता है। क्षैतिज रूप से मतलब ऐसे रेंग कर चलता है। याद रखना है कि अर्धवायवीय तना जमीन पर रेंग कर चलने का कार्य करता है, रेंग कर अपना वृद्धि करता है और इनके ही प्रयोग से नए जीवों का निर्माण किया जाता है। तो उस प्रकार के जनन को अर्धवायवीय कायिक जनन कहा जाता है। तो चलिए यहां से हम पूरी स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप दूब घास देखे होंगे, दूब घास यहाँ लिखे हैं कि दूब घास, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है दूब घास है। सबसे पहला एग्जाम्पल बाबू कि दूब घास जो है वैसा अर्धवायवीय तना है। और यदि आपसे कोई पूछता है कि अर्धवायवीय तना को एग्जाम्पल दे तो क्या होगा, दूब और घास। देखिए देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पर ये दूब घास है। देखिए अगर ये मिट्टी में कैसे होता है जी, मान लीजिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये डूब रहा तो कुछ ऐसे यहाँ पर निकला रहता है और फिर अंदर चलकर ऐसे फिर यहाँ पर निकला रहता है कुछ ऐसे, फिर आगे नीचे अंदर चलता है। मिट्टी के नीचे है कुछ निकला है, फिर अंदर मिट्टी के क्षैतिज चला मतलब कुछ ऐसे, और फिर निकला, फिर आगे चला, फिर निकला, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए दूब घास जो होता है अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है। और अर्धवायवीय तना वैसा तना होता है जो मिट्टी में और हवा दोनों में होता है, यही दूब घास है। तो देखिए ये दूब घास यहाँ से चालू हुआ तो इसके ये पार्ट्स हवा में है और ये पार्ट्स मिट्टी में है। तो इस प्रकार के तना को अर्धवायवीय तना कहा जाता है। और ये यदि यहाँ से चालू है और किसी कारणवश यहाँ से तोड़ दिया जाए, कट कर दिया जाए और यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये एक नया जीव, ये सब नया जीव, ये भी नया जीव। एक अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल लिए थे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन यदि हम उसको यहाँ से तोड़ दिए ये एक नया जीव हो गया, यहाँ से तोड़ दिए तो ये एक नया जीव और यहाँ से यहाँ तक एक नया जीव, 3 जीवों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के ही जनन को अर्धवायवीय जनन, अर्धवायवीय तना के द्वारा जनन, इसके भी टाइप्स होते हैं बाबू। तो चलिए देख लेते हैं कि अर्धवायवीय तना कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऊपर ही था ऊपरी भूस्तारी, जिसने एग्जाम्पल दूब घास लिए थे, ये ऊपरी भूस्तारी है। देखिए ये कमजोर तने होते हैं जो जमीन में रेंग कर चलते हैं। अभी दूब बताए ना जी, ये कमजोर तने होते हैं, ये दूब ऐसे, एक मिनट, देखिए ये ऊपर निकला, फिर अंदर मिट्टी में चला, फिर ऊपर निकला, फिर ऐसे ऐसे,
तो इस प्रकार का एग्जाम्पल ऊपरी विस्तारी का है। ये बहुत कमजोर होते हैं, ये मिट्टी में रेंग कर चलने का कार्य करते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है ऊपरी भूस्तारित अर्धवायवीय तना क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये कमजोर नेचर के होते हैं, कमजोर होते हैं, जो जमीन पर रेंग कर या क्षैतिज रूप से चलते हैं, उसे ऊपरी भूस्तारित तना कहा जाता है। जैसे में दूब और घास। अगर दूब घास अगर आपसे कोई पूछता है कि दूब घास किस तने के एग्जाम्पल उदाहरण है, तो आपको बताना है ऊपरी भूस्तारित तना। देखिए दूसरा देख लेते हैं बाबू, अंतः भूस्तारित तना। अंतः भूस्तारित तना क्या है? तो वैसे तना जो ये तना मुख्य तने से भूमि के नीचे से निकलकर तिरछे होकर ऊपर बढ़ते हैं। देखिए यही में बताते हैं, इसको मान लीजिए, आप इसको भूमि मान लीजिए, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर इसके जड़ हो गए, यहां से ऐसे पहले तिरछा निकला और ये एक नए तना के रूप में यहाँ पर विकास कर लिया, तो ऐसे तने को अंतः भूस्तारी तना कहते हैं। एक बार फिर इसको समझिए कि ये भूमि का सतह है, इस पर एक पौधा है, पुदीना का पौधा, इसको मान लीजिए पुदीना का पौधा है, और यह एक नए तना का विकास कर रहा है, नए तना का। इसके जड़ से, जस्ट इसके जड़ से ये जड़ ऊपर की तरफ निकलेगा और ऊपर निकलकर भूमि की ऊपरी सतह पर आएगा और एक नए तना के रूप में विकसित हो जाएगा। इसी तना को अंतः भूस्तारी तना कहा जाता है। जैसे में पुदीना, गुलदाउदी है और पुदीना, एग्जाम्पल ये सबसे जरूरी है, पूछेगा भी तो अंतः भूस्तारी तना का एग्जाम्पल क्या है, अंतः भूस्तारी तना क्या है, तो समझिएगा पुदीना। चलिए वो आगे देखते हैं कि ये पुदीना है, इसी को आप पुदीना कहते हैं। देखिए यही पुदीना की पत्ती है और ये अंतः भूस्तारी तना का उदाहरण है और इसमें अर्धवायवीय द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है। अगला वो देखते हैं भूस्तारी तना क्या है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, भूस्तारी तना क्या है। ये तने जमीन के अंदर कुछ दूरी तक क्षैतिज चलते हैं और फिर ऊपर निकल कर नए पौधे बनाते हैं, जैसे चमेली। देखिए यहीं पर देखते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया तना, फिर ऐसे चला, ये पूरा जमीन का स्तर है, इसको जमीन का स्तर समझ जाइए, और ये ऐसे चल रहा है और ऐसे ऐसे चला, फिर निकल कर इधर नया पौधा बना लिया, फिर निकल कर चला और फिर इधर नया पौधा बना लिया। तो इस प्रकार के तने को भूस्तारी तना कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है चमेली, वन गुलाब, अरबी। इस सभी जो पौधे हैं अपने अगले जनन का कार्य जो करते हैं वो अर्धवायवीय तना के द्वारा कायिक जनन जो होता है, इससे ये चमेली दूसरे चमेली का निर्माण करेगा, तो कुछ ऐसे नए जीवों का निर्माण करेगा। यदि ये चमेली है तो इसके तना भूमि के अंदर चलते हैं क्षैतिज और यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे और फिर यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण करते, इसे और भूस्तारी तना कहा जाता है। चलिए वो आगे देखते हैं। ये चमेली है, चमेली का यही है चमेली, यही है चमेली। चलिए लास्ट देखते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका या ऊपरी भूस्तारी की तरह होते हैं, लेकिन जलकुंभी जैसे जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ये सभी पौधों में नहीं, लेकिन जलकुंभी जो होता है उसके पौधों में या जलकुंभी के पौधों का जैसे विकास होता है और उससे पूछा जाए कि वो कौन सा तना है, तो आपको याद रखना है कि जलकुंभी का पौधा भूस्तारिका तना का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और उसमें
जो छोटे छोटे पर वो निकलते हैं वही मोटे होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। देखिए इसका अगर हम लोग परिभाषा बताएं तो ये ऊपरी भूस्थारी की तरह होते हैं, लेकिन जलकुंभी जैसे जलीय पौधों में ही पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल में जलकुंभी आपको याद रखना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पत्ती से, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्ती से कैसे नए जीव का निर्माण किया जाता है। देखो जब पत्ती के किनारों से नई पौधा निकल जाती है तो इस प्रकार के कायिक जनन को पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। याद रखना है। ऐसे एक पत्ती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पत्ती के इस किनारे से, पत्ती का ये जो किनारा है ये सब, यहाँ से यहाँ पर आपको एक पौधा दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पौधा दिख रहा होगा, ये जड़ है, यहाँ पर पौधा, ये 3-4 पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एक बड़ी पत्ती है और इसी से नए पौधे का निर्माण हो रहा है। 1 2 3 4 5 पौधे का निर्माण हो रहा है पत्ती से। तो इस प्रकार के कायिक जनन को पत्ती के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। बाबू यहाँ देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पत्थर चट्टा होता है, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा। और आपसे बोलता है कि ऐसे एक पौधे का नाम बताए जो पत्ती के द्वारा कायिक जनन की क्रिया करता है, तो एग्जाम्पल होगा पत्थर चट्टा। पिछली वीडियो में बताए थे कि इस पौधे का नाम पत्थर चट्टा इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग पथरी के जो मरीज होते हैं उसका औषधि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पथरी में जो पत्थरनुमा संरचना गांठ बन जाता है उसको ये नष्ट करने का कार्य करता है। इसी कारण इस पौधे को पत्थर चट्टा कहा जाता है। और पत्ती के द्वारा ये होता है कि पत्ती के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो ये पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन है। वैसे ही पत्थर चट्टा यदि हम बोले तो कुछ ऐसे दिखता है, गांव में लोग देखते होंगे, नॉर्मली देखने को मिल जाता है। यही बहुत पत्थर चट्टा है। इसके किनारों पर कांट जैसी संरचना होती है। देखिए सब एक कांट जैसी संरचना है आपको। और इसके लिए ये जड़ नहीं, इसके पत्ती से ही नए पौधे निकल जाते हैं। इसके पत्ती जो है यहीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे यही पत्थर चट्टा है। और इसके द्वारा होने वाले कायिक जनन को पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहा जाता है। चलिए बाबू आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से कायिक जनन पढ़ रहे थे। प्राकृतिक रूप से नए जीवों का निर्माण कैसे कोई पौधे कर लेता है। और अभी से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मानव के मदद से होने वाला कायिक जनन की विधियां क्या है, कैसे मानव प्रयोग करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि कृत्रिम कायिक जनन क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मानव किसी पौधे के प्रयोग से, उपयोग से या उसका प्रयोग करते हुए किसी नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। इसका पूरे अच्छे से परिभाषा यहाँ लिखे हैं कि जब मनुष्य पौधे के कायिक अंगों, जड़, तना और पत्ती का उपयोग करके जानबूझकर नया पौधा तैयार कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं जी? मानव कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। ये खेती और बागवानी में एक बहुत व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होता है। आपको याद रखना है कायिक जनन क्या है, कृत्रिम कायिक जनन क्या है। तो आपको याद रखना है जब मानव पौधे के कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती के प्रयोग से नए जीवों का निर्माण जानबूझकर करता है, तो उसे कृत्रिम या मानव कायिक जनन कहा जाता है। देखिए इसके 2-3 विधि है। पहला विधि है कलम लगाना, और इसमें पौधे के तना, जड़ या पत्ती के छोटे टुकड़े को काटकर कलम लगाने में किसी पौधे के जड़, तना या पत्ती को काटकर नए जीव का निर्माण करना, नए जीव
का निर्माण करना, मतलब नए पौधे का निर्माण करना कलम कहलाता है, या कलम लगाया जाता है। इससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। देखिए मान लीजिए बाबू, यहाँ एक पौधा है, देखिए, और यहाँ पर देखिए इसको मिट्टी में दाब कर यहाँ से काट लिया जाएगा, तो एक दूसरा पौधा, ये दूसरा पौधा, तो इसी क्रिया को कलम लगाना कहते हैं। कलम के द्वारा नए जीव का निर्माण करना कहते हैं। याद रखना है, किसी पौधे के जड़, तने या पत्ती को काट कर नए जीव का निर्माण करना ही कलम लगाना कहलाता है। ये कृत्रिम विधि का सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला विधि है। वहीं दूसरे की बात करें तो ये होते हैं रोपण विधि। इसमें बाबू दो भिन्न पौधे के भागों को एक साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि वे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। देखिए इसमें पानी भी, ये दो पौधे हैं, इसके पास कुछ ऐसे ये है, ये भी पौधा है कुछ, और इसके पाती पार्ट से ये है, और दोनों को कट करके यहाँ से एक नया पौधा बना लेना ही रोपण कहलाता है। याद रखना है बाबू कि दो पौधे होंगे, दोनों के एक एक पार्ट्स को आपस में जोड़ देना है, उसको थोड़ा बहुत काट कर आपस में जोड़ देना है, और ये दोनों पार्ट्स एक पार्ट्स में बदल जाएंगे और एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे, उसे रोपण कहा जाएगा। यदि हम तीसरे की बात करें बाबू, दाब लगाना। देखिए दाब लगाना क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। पौधे की शाखा को मात्र पौधे से अलग किए बिना मिट्टी में दबा दिया जाता है। देखिए ये पौधा है और उसके शाखा को भी काटा नहीं जाएगा, बस मिट्टी में दबा दिया जाएगा, तो जो पौधे के शाखा उसमें जड़ उत्पन्न हो जाएंगे, और वही जड़ एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा, और बाद में उसे अलग कर लिया जाएगा, तो उसे दाब लगाना कहते हैं। जैसे कि हम बात करें तो नींबू, चमेली, अमरूद, लीची, बागवानी, मतलब ज्यादातर पौधों में दाब लगाकर नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। और यही सब एग्जाम्पल है बाबू। चलिए आगे देखते हैं कि इसके लाभ और हानि क्या क्या है। कायिक प्रबंधन के सबसे पहले लाभ की हम बात करते हैं, तो देखिए कृत्रिम कायिक प्रबंधन के क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ होगा, पौधे आनुवंशिक रूप से मातृ पौधे के समान होते हैं। देखिए यदि हम कृत्रिम कायिक प्रबंधन से किसी जीव का निर्माण करते हैं, जैसे आम के पेड़ से हम आम के ही पेड़ निर्माण कर सकते हैं, आम से अमरूद को नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सबसे पहला ये लाभ है कि हम पौधों को आनुवंशिक रूप से जिस पौधे से बना रहे हैं वैसा ही दूसरा पौधा प्राप्त करते हैं कृत्रिम कायिक प्रबंधन में। दूसरा, कम समय में फल और फूल देने लगते हैं। यदि हम एक पौधा की रोपाई करें और एक पौधा को कलम लगाएं, कृत्रिम रूप से उसे उत्पन्न करें, लगाएं, तो जो कलम के द्वारा, जो कायिक प्रबंधन के द्वारा नए पौधे का निर्माण किए हैं, वो एक पौधे जो शुरू में हम लगाए हैं उसके अपेक्षा बहुत जल्दी कम समय में फल और फूल देने लगेगा। तीसरा, बीज रहित पौधों को उगाना संभव है, और जितना बीज रहित पौधा है उसके पार्ट से ही हम नए पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। ये तीनों कायिक प्रबंधन के लाभ हैं। पेपर में पूछ सकता है कि कायिक प्रबंधन के लाभ क्या होते हैं, तो ये तीनों पॉइंट कायिक प्रबंधन के लाभ हैं। अगला हम देखते हैं बाबू कि इसके कुछ हानियां भी हैं। देखिए आनुवंशिक विविधता का, देखिए कायिक प्रबंधन में देखा गया है कि नए जीवों का निर्माण करना संभव नहीं, हमेशा विविधता नहीं पाई जाती, वो जैसे होते हैं सेम के सेम कायिक प्रबंधन के द्वारा उत्पन्न कर लिए जाते हैं जीव, इसी कारण विविधता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि विविधता की कमी होती है, आनुवंशिक विविधता थोड़ा भी नहीं होता है। रोग का तेज, इसमें रोग बहुत जल्दी फैलता है। कृत्रिम कायिक प्रबंधन द्वारा या कायिक प्रबंधन द्वारा जिन जीवों का निर्माण किया जाता है, जिन पौधों का निर्माण किया जाता है,
उनमें रोगों का फैलाव बहुत जल्दी जल्दी होता है, जिसके कारण वो पौधा बहुत जल्दी नष्ट भी हो सकता है। तीसरा, नई प्रजाति बनने की संभावना नामात्र है। आप कायिक प्रबंधन से नए प्रजाति को जो बनने की संभावना है वो नामात्र है, इससे नई प्रजाति बनती ही नहीं। आम से आम ही बनेगा, आम से कभी अमरूद बनेगा जी? आम से हमेशा आम ही बनता है। इसी के कारण तीसरे पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि कायिक प्रबंधन के द्वारा नई प्रजाति का बनना संभव नहीं है, ना के बराबर है। और कायिक प्रबंधन भी सीमित मात्रा में होता है, इसका प्रसार भी क्या होता है जी? सीमित होता है। और इसी के साथ आज का क्लास बाबू हम लोग द एंड की ओर ले जा रहे हैं। और आगे से बाबू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंगिक जनन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज रंजन सर रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हैं, इसी कारण, नहीं तो आज हम लैंगिक जनन शुरू करने वाले थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और रंजन सर का क्लास आज रिकॉर्डिंग होगा और आज हम लोग इतना भी रहने देते। चलिए ठीक है, इसके बाद मिलते हैं कल। वीडियो को बाबू लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते, तो जरूरी रूप से वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सभी कमेंट्स का रिप्लाई हम करते हैं, हमेशा हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो सभी लोग अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।